दोस्तों, भारत और चीन का नाम न केवल देश के मामले में है बल्कि ये दोनों दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती हैं। इतना ही नहीं, भारत और चाइना का जो इतिहास है वो भी बहुत ज्यादा स्वर्णिम रहा है, लेकिन हमने पिछली कुछ शताब्दियां ऐसी भी देखी हैं जिनमें दोनों ही देशों ने अच्छा खासा सफर किया है और अब पिछले कुछ दशकों से दोनों ही देश कुछ हद तक संभले हैं या फिर संभलने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब एक तरफ तो हम ये भी देखते हैं कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं, फिर चाहे वो यूरोपियन देश हो, अमेरिका हो या फिर कोई भी देश क्यों ना हो, उन देशों के साइंटिस्ट जिन चीजों की खोज कर रहे हैं, जितनी नई नई टेक्नोलॉजी को वो बना रहे हैं, वो सारी चीजें भारत और चाइना के पुरखों ने ऑलरेडी बनाकर छोड़ भी दी हैं और आज इसी का शानदार उदाहरण दुनिया को दिखाया है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और मैंने भी अपनी वीडियोस में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत बार बताया है, लेकिन फिर भी अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते या फिर अभी ध्यान में नहीं आ रहा, तो मैं 10 सेकंड के अंदर एक छोटी सी ब्रीफ बता देता हूँ एकदम आसान भाषा में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। असल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक प्रकार की स्पेशल कोटिंग होती है और अगर आप इस कोटिंग को किसी लड़ाकू विमान के ऊपर लगा देते हैं तो उस लड़ाकू विमान को पकड़ पाना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। कुल मिलाकर दुनिया का कोई भी रडार, कोई भी डिफेंस सिस्टम इसके बाद इसे नहीं पकड़ सकता और ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस, इतनी ज्यादा स्पेशल है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर 197 से ज्यादा देश हैं, इतने देशों में मात्र एक ऐसा देश है जिसने इसमें मास्टरी हासिल करी है और वो देश है अमेरिका। आज की डेट में न केवल अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है बल्कि उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो बड़े बड़े हथियार बना रहा है और न केवल हथियार बना रहा है बल्कि पिछले 20 से 22 सालों से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हथियारों को इस्तेमाल भी करता आ रहा है अलग अलग जगह पर, अलग अलग युद्धों में। और वो सारे हथियार जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अमेरिका ने बनाए हैं वो सारे सफल भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े हैरानी की बात तो ये है कि जहाँ अमेरिका करीबन 25-30 सालों से इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं इन द अदर हैंड दुनिया में अमेरिका को छोड़कर कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाया हो या फिर कोई भी ऐसे हथियार बना पाए हो जो पूरी तरीके से स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ आए। और ये बात इस बात को भी बता देती है कि आखिरकार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। और ये बात एकदम नॉर्मली है, हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि बाकी के देश ऐसा हो कि बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हों, उन्होंने कभी इस टेक्नोलॉजी को बनाने की कोशिश भी ना करी हो। सारे देश जो डिफेंस बजट पर अच्छा खासा खर्च करते हैं वो सभी देश इस टेक्नोलॉजी को बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी सेना इतनी कैपेबल हो जाएगी कि आपकी सेना अपने स्टेल्थ हथियार को लेके आपके दुश्मन के एरिया में घुस जाएगी, उस पर अटैक करके सकुशल वापस लौट आएगी और आपका दुश्मन पता ही नहीं कर पाएगा कि आखिरकार वो कौन सा व्यक्ति है, कहां से ये बम आया, किसने बरसाया और एक धमाका करके चला गया। और इसी वजह से ये पूरी दुनिया की एक खतरनाक टेक्नोलॉजी भी मानी जाती है और इसी वजह से फिर चाहे अमेरिका हो, रूस हो या फिर भारत ही क्यों ना हो, सभी इस टेक्नोलॉजी को बनाने की ओर लगे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हो पाया एक्सेप्ट चाइना। जी हाँ दोस्तों, पिछले 3-4 महीनों में चाइना अपने कुछ सालों के निरंतर प्रयास के बाद आखिरकार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को विकसित करने में सफल हो गया है और न केवल इसे विकसित करने में सफल हुआ है बल्कि आज चाइना ने एक ऐसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे अमेरिका भी हार गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से बेटर टेक्नोलॉजी आज स्टेल्थ के मामले में चाइना के पास आ चुकी है। और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में चाइना ने अपनी 3000 साल पुरानी तरीकों का इस्तेमाल किया है। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आई हैं और उन्होंने बताया है कि चाइना ने एक नए प्रकार की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप करी है और इसे बनाने के लिए 3000 साल पुरानी जो रेशम की बुनाई वाली टेक्निक थी उसका इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि सबसे पहले जो रेशम का उत्पादन था वो चाइना के अंदर किया जाता था, वो भी बहुत सीक्रेट तरीके से। इतना ही नहीं, अगर कोई चाइना में इस बुनाई के तरीके को लीक कर देता था तो उसे मृत्यु दंड सुना दिया जाता था चाइना के अंदर। और यही वो कारण है कि रेशम कैसे बनाया जाता है, इसकी बुनाई का तरीका कई 100 सालों के बाद दुनिया के सामने आया और उससे पहले ये गुप्त बना रहा। और अब चाइना ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वाले धागे हैं
उन्हें आपस में बुनकर ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तैयार करी है। अब बात आती है कि आखिरकार ठीक है कर लिया, तो ये कैसे सिद्ध हुआ कि ये अमेरिका के F-35 या फिर F-22 रैप्टर से ज्यादा बेटर है? तो बेटर इसी वजह से है क्योंकि अमेरिकी लड़ाकू विमानों में जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो मात्र एक तरीके का पेंट है, कोई बुनाई की तरीके से नहीं होती। अमेरिका के पास एक तरीके से एक टाइल्स टाइप की चीज है जिसे पेंट किया जाता है स्टेल्थ कोटिंग के जरिए, और उस कोटिंग का नुकसान ये है कि अगर आप उस लड़ाकू विमान को किसी रेतीले इलाके में उड़ाओगे, ऐसा इलाका जहाँ पर बहुत ज्यादा रेगिस्तान है, तो ऐसे में जो रेत के कण हैं वो स्टेल्थ कोटिंग को स्क्रैच कर देते हैं और इसी की वजह से उसकी स्टेल्थनेस पर प्रभाव पड़ता है। और इसी वजह से अमेरिकी लड़ाकू विमानों को बार बार स्टेल्थ कोटिंग करनी पड़ती है, वो भी हर कुछ ही दिनों के बाद, और इसमें बहुत ही ज्यादा मोटा खर्चा भी आता है। इसके अलावा इसके अंदर मेहनत भी बहुत ज्यादा लग जाती है। और इसके अंदर जो दूसरा नुकसान होता है वो होता है नमी वाले इलाकों में। अगर आप अमेरिका के लड़ाकू विमानों को जो पेंट किए गए हैं उन्हें नमी वाले इलाके में उड़ाओगे तो उनका पेंट उतरने लगता है। अब इसका मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ कि मान लीजिए अगर भारत अमेरिका का कल को F-35 खरीद लेता है और अगर हम उस F-35 को राजस्थान में तैनात करेंगे तो उसे उड़ाने का खर्चा ज्यादा आएगा, क्योंकि जो वहाँ के रेत के कण हैं वो बार बार स्टेल्थ कोटिंग को स्क्रैच कर देगा और इससे हमें उसे बार बार पेंट करना होगा, हमारी मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसी F-35 को आप भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में तैनात करोगे, जैसे कि नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, या फिर भारत के जो नॉर्दर्न इलाके हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, अगर हम इन जैसे इलाकों में F-35 को तैनात करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये F-35 की परफेक्ट कंडीशन होती है। अब रेती वाला हो गया, नॉर्मल इलाका भी मैंने बता दिया। वहीं अगर हम इसे समुद्री इलाके के पास में तैनात करेंगे जैसे कि चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, तो इस जगह पर भी समस्याएं आएंगी और इसी वजह से F-35 की कॉस्ट समुद्री इलाके में और रेतीले इलाके में ज्यादा आती है। इसके अलावा F-35 एकदम फिट एंड फाइन है, लेकिन अब जो प्रॉब्लम F-35 में आती है उसी का इलाज चाइना ने ढूंढ निकाला है। दरअसल चाइना के अंदर पहले हान राजवंश का राज था और उसी टाइम पर रेशम के कपड़ों की बुनाई कुछ इस प्रकार से की जाती थी कि एक खास प्रकार का लेप पहले कपड़ों में लगाया जाता था और उसी के बाद कपड़ों को आपस में बुना जाता था, जिससे कि मल्टीपल टाइप्स के पैटर्न निकलकर सामने आते थे। अब चाइना ने क्या किया कि इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज धागों को स्टेल्थ कोटिंग में डुबोया और उसके बाद उन्हें आपस में बुन दिया, जिससे कि एक स्टेल्थ चादर बन के तैयार हो गई। और इसका फायदा ये है कि ये नमी में भी ज्यादा टाइम तक टिकी रहेगी। इसके अलावा रेगिस्तान की जो हार्श कंडीशन है उसे भी सह लेगी। हाँ, अभी भी इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन तो अभी भी है कि चलो ठीक है आपने इसे बना लिया, आपकी जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा पिक्चर परफेक्ट है। अब बात आती है कि युद्ध के मैदान में या फिर दुश्मन से जब आपका आमना सामना होगा तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी नई प्रकार की स्टेल्थ कोटिंग होगी उस टाइम ड्यूरेशन में आखिरकार ये परफॉर्मेंस कैसा देगी? क्या ऐसी कंडीशन में भी ये लड़ाकू विमानों की स्टेल्थनेस को बरकरार रखते हुए लड़ाकू विमानों को इनविजिबल रख पाएगी, या फिर ये मात्र थ्योरी ही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी हमें आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। लेकिन आज चाइना ने अपने इतिहास का सही इस्तेमाल करते हुए वहाँ से कुछ सीख लेकर एक एकदम डिफरेंट चीज ही तैयार कर दी है। और अब वो टाइम भी आ गया है जब भारत के साइंटिस्टों को भी अपने इतिहास को झांकना होगा और वहाँ से जो चीजें मिल रही हैं हमें उनको भी फॉलो कर एक्सपेरिमेंट करने होंगे। हो सकता है कि हम चाइना और अमेरिका सबसे ज्यादा बेहतर चीजें बना पाए। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है? आपका ओपिनियन हमारे लिए मैटर करता है। आप बताएं कमेंट करके कि भारत को ऐसा करना चाहिए, अपने पुराने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी किताबें हैं, उन पर अध्ययन करके उनसे रिसर्च करनी चाहिए या नहीं। जो भी आपका मानना हो, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियो में।